नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। गुप्त काल के बारे में बातचीत जारी थी और उसमें चंद्रगुप्त सेकंड का डिस्कशन चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधियों के बारे में, नवरत्नों के बारे में और नवरत्नों में से कालिदास की रचनाओं के बारे में डिस्कशन किया था। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य को सुस्थापित रखने के लिए किए गए वैवाहिक संबंधों और उनके द्वारा जारी किए गए अभिलेखों के बारे में बातचीत करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के वैवाहिक संबंध। यदि हम समुद्रगुप्त के बारे में बातचीत करें तो समुद्रगुप्त ने जो विजय क्रम रखा था, उस विजय क्रम में ये वाला क्षेत्र काफी था, किंतु ये जो पश्चिमी सीमा है, इस पर समुद्रगुप्त ने ज़्यादा अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं की। और इस बातचीत का प्रभाव ये देखने को मिलता है, या यूँ कहिए कि ये कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट शो करता है कि इस तरफ के जो राजवंश है वहाँ पर समुद्रगुप्त का कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अर्थात वो नहीं चाहते हैं कि इधर आक्रमण किया जाए, इधर के लोगों के साथ कहीं जाकर वैवाहिक संबंधों की स्थापना हुई है। और हम देखते हैं कि किस तरह के वैवाहिक संबंध समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने स्थापित किए। सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। दूसरा विवाह, आपको याद होगा कि नागवंश के शासकों को बड़ी संख्या में हराया था समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त सेकंड के पिता समुद्रगुप्त ने नागवंश के नागसेन, नागदत्त, गणपति नाग, इस तरह के शासकों को बड़ी संख्या में हराया, और मैं कहूँगा बार बार हराया। पर यहाँ पर वैवाहिक संबंध नागवंश के राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करके स्थापित कर रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड। दूसरा वैवाहिक संबंध यदि हम देखें तो इन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्त भी लिखते हैं, प्रभावती गुप्ता, इसका विवाह इन्होंने वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ किया। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता था कि वाकाटक जो है ये ब्राह्मण वंश है, और ब्राह्मण वंश है तो संभवतः गुप्त काल के शासक भी कौन है, ये ब्राह्मण है। इस तरह का डिस्कशन हमने पहली क्लास में किया था। तो वाकाटक रुद्रसेन सेकंड से विवाह किया अपनी पुत्री का। और आपको बता दें कि ये रुद्रसेन सेकंड जो है, इनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, और ऐसी स्थिति में प्रभावती गुप्ता ने शासन संचालित किया। ठीक है। प्रभावती गुप्ता के ताम्रलेख वगैरह हमें प्राप्त होते हैं, पूना ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है, तो वहाँ से हमें बहुत सारी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ये दूसरा वैवाहिक संबंध है। और वाकाटक भी कहीं पश्चिमी सीमा पर अपने आप को स्थापित करे हुए थे, और इस वजह से देखिए वाकाटकों पर आक्रमण समुद्रगुप्त ने भी नहीं किया था, बल्कि समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त सेकंड ने, ऐसा स्वीकार किया जाता है कि इनसे सहयोग प्राप्त किया, हमेशा वाकाटकों से सहयोग प्राप्त किया अपने साम्राज्य को विस्तृत करने में। ठीक है। यहाँ एक और मैटर जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने जिस शक शासक को हराया था उसका नाम था रुद्र सिंह थर्ड। रुद्र सिंह थर्ड, शक शासक जिसको हराया, और इस वजह से शकारी की उपाधि इन्हें दी गई। वो शासक कौन सा था? रुद्र सिंह थर्ड। और अपनी पुत्री का विवाह जिनसे किया है वो थे वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड। तो ये दोनों आपस में मिक्सअप हो सकते हैं, इसलिए आप इनको सेपरेट कर लें। ठीक है। चलिए, तीसरे वैवाहिक संबंध को देखते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने तीसरा वैवाहिक संबंध कौन सा बनाया। यहाँ तो खुद का विवाह, यहाँ पर पुत्री का विवाह, और अब बात करते हैं इन्होंने किया अपने पुत्र का विवाह। पुत्र का विवाह किया इन्होंने कदम्ब वंश
के शासक थे काकुस्थवर्मन। काकुस्थवर्मन की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह किया, पुत्री से पुत्र का विवाह। और पुत्र कौन है? कुमारगुप्त फर्स्ट। हम लोग इसके बाद जो शासक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? वो है कुमारगुप्त फर्स्ट। तो कुमारगुप्त फर्स्ट का विवाह कदम वंश की राजकुमारी काकुस्थवर्मन, राजकुमारी जो काकुस्थवर्मन की पुत्री थी, उनसे विवाह किया है। तो यहाँ पर अपनी पुत्री का विवाह, पुत्र का विवाह और स्वयं का विवाह, और इन वैवाहिक संबंधों की वजह से चंद्रगुप्त सेकंड उस बड़े साम्राज्य को सुस्थापित रखने में सक्षम रहे जो समुद्रगुप्त ने स्थापित करके दिया। और उसमें यही है कि इन सब वंशों का सहयोग मिलता रहा और इस वजह से ये अपने साम्राज्य को स्थापित रख पाए। तो ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं, इनमें से प्रश्न आज की तारीख में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेखों के बारे में। देखिए, अभिलेखों की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के काफ़ी सारे अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं और इन अभिलेखों में चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेखों में इन्हें तत्परिग्रहित कहा गया है। पहले मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर लूं, तत्परिग्रहित। और तत्परिग्रहित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है समुद्रगुप्त के द्वारा चुना हुआ। अब आप देख लीजिए, ये बातचीत हम पहले भी कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था किसको? समुद्रगुप्त को। और यहाँ पर तत्परिग्रहित की उपाधि से ये पता लगता है कि समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी बनाया चंद्रगुप्त सेकंड को। हालांकि रामगुप्त शासक बने, इस तरह के प्रमाण आ गए, परंतु चयन किया गया था किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का। ठीक है। अब तत्परिग्रहित कहा गया। कौन कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं? आपको पता है संस्कृत भाषा, मूल रूप से भाषा कौन सी मिलने वाली है आपको? संस्कृत भाषा के अभिलेख मिलेंगे। गुप्त काल जो है वो वैसे ही ब्राह्मण वंशीय है। ब्राह्मण वंशीय का मतलब चाहे आप इन्हें ब्राह्मण मानिए या मत मानिए, परंतु ये या तो वैष्णव हैं या शैव हैं, या तो विष्णु को मानने वाले हैं या शिव को मानने वाले हैं। तो इसका मतलब हिंदू धर्म का प्रभाव निश्चित रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरह से मौर्य काल में आप देखते हैं कोई जैन है, कोई बौद्ध है, ऐसा यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये शासक मूलतः शैव और वैष्णव ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं अभिलेखों की। सबसे पहला अभिलेख जिसकी मैं बात करूँ वो है इनका मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख कहाँ पर? यूपी में। ये पहला अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का उल्लेख हुआ है, या यूं कहिए कि उपयोग भी हुआ है। मथुरा अभिलेख चंद्रगुप्त सेकंड का। हालांकि आपको पता है गुप्त संवत चलाया किसने था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, परंतु उसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? मथुरा अभिलेख में। और मथुरा अभिलेख है किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का। दूसरा बात करते हैं इसमें गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख जो है, इस अभिलेख के अंदर, ये भी यूपी का है, इस अभिलेख के अंदर इन्हें परम भागवत कहा गया है। मैं एक बार, तीसरी बार इस बात को आपके सामने रख दूं कि परम भागवत की उपाधि एक नालंदा ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त के लिए भी प्राप्त होती है, परंतु वो उसके बारे में प्रामाणिकता नहीं है। इस वजह से ये माना जाता है कि परम भागवत की उपाधि प्राप्त करने वाला, धारण करने वाला जो पहला शासक है वो कौन है? गुप्त काल का पहला शासक है वो कौन सा है? तो वो है चंद्रगुप्त सेकंड। और यहाँ पर परम भागवत की उपाधि से ये भी पता लगता है कि ये भागवत धर्म के प्रति, जिसमें कृष्ण और विष्णु को महत्व दिया जाएगा, उसके प्रति इनका रुझान कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से था। तो गढ़वा अभिलेख से हमें परम भागवत की उपाधि इनकी प्राप्त हो जाती है। तीसरे अभिलेख की बात यदि हम करें तो मेहरौली लौह स्तंभ। और मेहरौली लौह स्तंभ की जब मैं बात करूं तो हमको पता है ये फिलहाल दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। हम लोग मानते हैं कि गुप्त काल में
केमिकल्स वगैरह के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज थी कि जो मेहरौली लौह स्तंभ है उस पर आज तक जंग नहीं लगाई। ये प्रमाण दिया जाता है कि उस समय भी इस तरह की वैज्ञानिक क्षमताएं थी जिसकी वजह से इस लौह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगाए। परंतु ये मूलतः यहाँ नहीं था। आपको बता दें, व्यास नदी के तट पर, ये मूलतः कहाँ स्थापित हुआ? व्यास नदी के तट पर स्थापित हुआ। और अनंगपाल तोमर जो शासक हुए, इन्होंने इसको शिफ्ट किया। कहाँ शिफ्ट किया? ये लेकर आए कहाँ पर? दिल्ली में, मेहरौली में, और इन्होंने दिल्ली मेहरौली में इसे स्थापित करा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, मेहरौली लौह स्तंभ जो दिल्ली में है ये मूलतः व्यास नदी के तट पर था और इसे दिल्ली में लाने का श्रेय अनंगपाल तोमर को दिया जाता है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जिस शासक का नाम मिलता है वो केवल चंद्र मिलता है। ठीक है, अब इनका केवल चंद्र मिलता है तो बहुत ऑप्शंस हो जाते हैं। इतिहासकारों ने बहुत इसमें मंथन किया। किसी ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य हो सकता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, और कोई भी चंद्र हो सकता है। बहुत सारे शासक हुए हैं चंद्र नाम से, चंद्रवर्मा हो सकते हैं, चंद्रवर्मन हो सकते हैं। परंतु जो डिटेल मिलती है, जहाँ डिस्कशन मिलता है, उस डिस्कशन में ये मिलता है कि इन्होंने वाहलिकों को पराजित किया। और जिस तरह का भी जो डिस्कशन मिलता है उसमें ये तय होता है कि ये चंद्र लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली चंद्रगुप्त सेकंड ही है, ये कोई और शासक नहीं है। ये कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड ही है। और ये स्पष्ट हो गया है, अब आज की स्थिति में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है कि मेहरौली लौह स्तंभ पर उल्लेखित शासक का नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्र। तो आपको आंसर क्या करना है? केवल यहाँ पर चंद्र लिखा हुआ है, हालांकि वो है कौन? वो चंद्रगुप्त सेकंड ही है। ठीक है, चलिए, ये 3 अभिलेखों की बात कर ली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सांची अभिलेख के बारे में। चौथा अभिलेख जो डिस्कशन लायक है वो है सांची। और सांची कहाँ पर है? देखिए, पहले हमने बात की उत्तर प्रदेश के 2, फिर दिल्ली का, अब हम बात कर लेंगे एमपी के 2 अभिलेखों की। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सांची का जो अभिलेख है ये इनके एक बौद्ध सेनापति आम्रकारदव का है। आम्रकारदव, ठीक है भाई, किसका है? सेनापति आम्रकारदव का लेख है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, गुप्त काल के शासकों के बारे में जब भी डिटेल वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ आपको एक स्वर में ये कहना है कि ये शासक जो थे ये सहिष्णु थे, इन्होंने अन्य धर्मों को भी खूब आश्रय प्रदान किया है। आपको ध्यान होगा, पहली क्लास में हमने बात की थी रामगुप्त की ऐतिहासिकता में, तो हमने जैन धर्म की मूर्तियों की बात की थी। यहाँ बौद्ध धर्म के सेनापति की बात कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन शासकों का श्रेय माना जाता है। और हिंदू धर्म को तो आश्रय दिया ही है, तो सभी धर्मों को आश्रय प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। इस वजह से गुप्त काल के जो शासक है वो सहिष्णु स्वीकार किए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, बौद्ध सेनापति आम्रकारदव का लेख कौन सा है? तो सांची वाला लेख है ये। इसके बाद 5वां और अंतिम और महत्वपूर्ण 5वां जो लेख है वो उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख, और ये उदयगिरी गुहा लेख जो है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, पहले ही बता दिया आपको। यहाँ पर 2 लेख हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, 2 लेख प्राप्त होते हैं। पहला लेख जो है, अब वो पहला और दूसरा तो अब डिफाइन कर दिया इतिहासकारों ने। पहला लेख जो है वो शैव वीर सेन का लेख है। ठीक है, और जो दूसरा लेख है, ये तो पहला हो गया, और जो दूसरा है वो मालवा के सेनापति, मालवा के गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है, मालवा के सेनापति सनकानिक, मालवा के सेनापति सनकानिक महाराज का सेनापति नहीं, गवर्नर,
मालवा के गवर्नर सनकानिक महाराज का लेख है। ठीक है, तो ये 5 मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं। मथुरा में गुप्त संवत का उल्लेख सबसे पहले, गढ़वा में परम भागवत की उपाधि, मेहरौली के बारे में अनंगपाल तोमर लेकर आए, दिल्ली में है, इस पर जंग नहीं लगाया, शासक का नाम चंद्र मिलता है। सांची में बौद्ध सेनापति आम्र कारदव का, उदयगिरी गुहा लेख पहला जो है वो शैव वीरसेन का है, दूसरा मालवा के गवर्नर सनकानिक महाराज का है। और एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि उदयगिरी लेख के बारे में, उदयगिरी गुहा लेख के बारे में, गुफा के लेख के बारे में एक क्वेश्चन और भी आ चुका है। एक उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड की पूछी गई थी कि ये उपाधि उनकी कहाँ पर है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो उदयगिरी गुहा लेख में है। उपाधि कौन सी थी? राजाधि राजर्षि। देखिए उपाधि को अच्छी तरह से देख लीजिए, राजाधि राजर्षि, राजाधि राजर्षि की उपाधि। एक बात और ध्यान रखें, इतिहास में एक बार कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको फिर बार बार एग्जाम में रिपीटिशन मिलता है, ये आजकल पूछा जा रहा है। राजाधि राजर्षि की उपाधि किसकी है? पहले तो ये कि चंद्रगुप्त सेकंड की है, और सेकंड बात ये कि ये कहाँ मिलती है हमें? उदयगिरी गुहा लेख में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गए चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेख जिनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में और लास्ट फाहियान की भारत यात्रा के बारे में। ठीक है, जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।